सो लेट अस कंटिन्यू विद आर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज़, जहाँ पे आज हम सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ड्यूरिंग 18th सेंचुरी में क्या इंडिया की सोसाइटल और इकोनॉमिक कंडीशंस थी ये डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने ब्रिटिश जो की एक्ट्स यहाँ पर लाए थे, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक हमने कवर किया था, फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। तो ये सारे के सारे एक्ट्स हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे। अब इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि 18th सेंचुरी जो समय था, 18th सेंचुरी जो टाइम था, उस टाइम पे इंडिया में, सोसाइटी में और इंडिया की इकोनॉमी वाइज कैसी कंडीशन रही थी। सो इसको हमने अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड किया है। सो अलग अलग एस्पेक्ट्स देखेंगे सोसाइटी के, जितने भी और इकोनॉमी के जो भी एस्पेक्ट्स हैं उन सब पे हम जाके देखेंगे कि क्या कंडीशन थी इंडिया की ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, राइट। सो पहला एस्पेक्ट था एग्रीकल्चर। नाउ इंडिया हमेशा से एक अग्रेरियन कंट्री रहा है, यानी कि एग्रीकल्चर ओरिएंटेड ही कंट्री रहा है। इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बहुत बाद में आई हैं, ब्रिटिशर्स के आने के भी काफ़ी बाद में आई हैं इंडस्ट्रीज़। सो हमेशा से इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री ही रहा है। उस टाइम पे एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या थी जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए और ये सारी वॉर्स लड़ी थी, एंग्लो मराठा, एंग्लो फ्रेंच एंड एंग्लो बंगाल वॉर्स, ये सब जब वॉर ये लोग लड़ रहे थे उस वक्त जो 17th सेंचुरी थी, तब एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी। इंडिया में एग्रीकल्चर काफ़ी बैकवर्ड था, यानी यहाँ कोई टेक्नोलॉजी, कोई टेक्निक्स, कोई मशीन्स जो आज के ज़माने में हम एग्रीकल्चरल फील्ड्स पे यूज़ करते हैं, उस टाइम पे वो टेक्निक्स नहीं थी, इसलिए एग्रीकल्चर बहुत बैकवर्ड था। इसमें मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा लगता था। लोग होने चाहिए, अच्छा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए काफ़ी सारा लेबर चाहिए होता था, और स्टैग्नेंट हो गया था। स्टैग्नेंट यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रुक गया था, ज़्यादा एग्रीकल्चर में कुछ भी नहीं हो रहा था, ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था। इतना सेल्फ सफिशिएंट होता था कि यहाँ की जो जनता जो अपना खुद एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करती थी फैमिली, उतने लोगों के लिए खाना हो जाता था, और इतना भी नहीं होता था कि एक्सपोर्ट कर पाएँ, और इतनी भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि कहीं से इम्पोर्ट करना पड़े। सो दिस वॉज कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, इट वॉज बैकवर्ड बिकॉज टेक्नोलॉजी वॉज नॉट देयर। सेकेंड थिंग इज ट्रेड एंड इंडस्ट्री। सो उस टाइम पे इंडिया में हैंडीक्राफ्ट रहता था, सब कुछ हाथों से ही बनता था। ऑब्वियसली क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में नहीं हुआ था, तो हर चीज़ हैंड क्राफ्टेड रहती थी। बट हैंड क्राफ्ट में भी लोग इतने हुनरबाज थे कि लोगों को बाहर से कुछ भी इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हर चीज़ यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंटली ये लोग हैंड से बना लेते थे, चाहे वो फैब्रिक हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो टॉयज़ हो या घर में यूज़ करने वाली कोई भी चीज़ हो। पीपल यूज टू मेक इट ऑन देयर ओन एंड दे वर सेल्फ सफिशिएंट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी इतने रहते थे कि हमें बनाने की, बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट हाँ, इतना हो जाता तो जो हैंडीक्राफ्ट आइटम थे उनकी डिमांड फॉरेन मार्केट्स में बहुत रहती थी। इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट सामान होता था उसकी जो डिमांड रहती थी वो फॉरेन मार्केट में रहती थी, तो एक्सपोर्ट होता था ये सब सामान। ब्रिटिशर्स के आने के बाद ब्रिटिशर्स ने जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी इसको ख़त्म कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स आए और अपने साथ मशीन प्रोडक्ट्स लेकर आए, जो उनके मशीन मेड गुड्स होते थे वो इंडिया में आके बेचते थे सस्ते में। तो यहाँ जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते थे उनका प्रोडक्शन होना और उसका बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ। अब वो लोग जो हैंडीक्राफ्ट पे डिपेंडेंट थे अपनी लिविंग के लिए, उनका बहुत बुरा हाल हुआ कि वो कहाँ जाते हैं। तो ब्रिटिशर्स के आने की वजह से ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई। नेक्स्ट इज क्या एजुकेशन का स्टेटस था। तो स्टेटस, एजुकेशन काफ़ी ट्रेडिशनल हुआ करती थी, यानी कि तब रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाता था, फिलोसॉफिकल थी, और लॉ एंड लिटरेचर इतनी ही थी। तब साइंसेस की, मॉडर्न साइंसेस की कोई पढ़ाई नहीं कराई जाती थी इंडिया में। और एलिमेंट्री एजुकेशन जो हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स की मदरसा और टेम्पल्स में मिलती थी वही एजुकेशन होती थी, और ऐसी कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स नहीं होते थे, यानी मॉडर्न साइंस नहीं थी। बस रिलीजन के बारे में पढ़ाई होती थी, फिलोसॉफी होता था, लॉ होता था एंड लिटरेचर होता था। नेक्स्ट, अगर सोशल कंडीशन देखा जाए तो यहाँ की जो सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड थी, बहुत ज़्यादा बटी हुई थी। किस बेसिस पे? कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, ट्राइब्स के बेसिस पे, लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा बैरियर्स थे, लैंग्वेज की इतनी डाइवर्सिटी थी तो उसमें बटी हुई थी जनता। प्लस यहाँ की सोसाइटी में सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा था, अंधविश्वास, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास था। लोग अंधविश्वास में बहुत कुछ गलत सलत काम करते जा रहे थे। बिल्कुल भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं थी, क्योंकि साइंस की कोई पढ़ाई नहीं थी तो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं थी। नेक्स्ट, अगर पोजीशन ऑफ विमेन देखें तो विमेन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता था। अंडर पर्दा सिस्टम, सती सिस्टम, पॉलीगेमी, यानी कि एक आदमी तो बहुत सारी शादी कर सकता था बट विमेन को अलाउड नहीं था।
सती सिस्टम था जिसमें कि औरत को अगर उसका पति मर गया है तो औरत को उसके साथ ही जलना पड़ता था। चाइल्ड मैरिज, लड़कियों की जल्दी शादी करा दी जाती थी बहुत ही कम एज में, 8 इयर्स 9 इयर्स, और एजुकेशन उनके लिए नहीं थी। अभी तक जो हमने सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस पढ़ा उस वक्त 18th सेंचुरी इंडिया की, वो जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस थे उनको सुधारने के लिए कुछ रिफॉर्म मूवमेंट्स भी लाए गए, जो हम एक एक कर पढ़ेंगे सारे के सारे मूवमेंट्स। सो क्या हुआ था, ऑब्वियसली सोसाइटी इतनी डिसयूनाइटेड थी, यूनिटी बिल्कुल भी नहीं थी, बिकॉज इतने सारे रिलीजन्स, इतने सारे अलग अलग तरह के ट्राइब्स थे यहाँ पर, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, और न जाने कितने ही बेसिस पे इंडिया की सोसाइटी डिवाइडेड थी उस वक्त। प्लस जो एक पूरा जो समाज था, हिंदू समाज के अंदर जो एक पूरा दलित समाज था, उसको भी बहुत ज़्यादा सप्रेशन झेलना पड़ रहा था। प्लस जो विमेन थी, विमेन को भी बहुत ज़्यादा सप्रेशन झेलना पड़ रहा था, बिकॉज उनको एजुकेशन अच्छी नहीं दी जाती थी, बहुत छोटे में उनकी शादी हो जाती थी। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसके आगे हम अब ये पढ़ेंगे कि इन सारे इल प्रैक्टिसेस को, ये जो प्रथाएँ, ये जो अंधविश्वास और जब प्रैक्टिस किया जाता था, इसको किस तरीके से टैकल किया इंडियन रिफॉर्मर्स ने। ऑब्वियसली ये सब जो चला आ रहा था, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने रैशनल माइंडसेट से, यानी क्रिटिकल थिंकिंग से तर्क लगाते हुए क्वेश्चन करना चीज़ों को शुरू कर दिया। और सिर्फ क्वेश्चन अब सिर्फ उनके मन तक नहीं रह गए थे, प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, रेडियोज़ के थ्रू ये जो क्वेश्चंस थे ये स्प्रेड हो रहे थे, सभाएं बन रही थी, अलग अलग तरह के समाज बन रहे थे, जो इस तरह की रैशनल मूवमेंट को, यानी जो तर्क देकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आगे से आगे बढ़ाया जा रहा था। सो उस वक्त यही हुआ था कि न्यूज़पेपर्स एंड प्रिंटिंग प्रेसेस के थ्रू लोग अपनी जो क्वेश्चन, ये जो ट्रेडिशंस हुआ करते थे उनको क्वेश्चन कर रहे थे कि ऐसा क्यों है, सबके भगवान अलग अलग क्यों हैं, सबके एक क्यों नहीं है, जो गॉड है वो एक है, वो कोई अलग अलग नहीं है, बटा हुआ नहीं है, जो शिक्षा है वो सबको मिलनी चाहिए, जो लोग हैं वो सब हम आपस में बराबर हैं। उस वक्त इंटरनेशनल रेवोल्यूशंस ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, जैसे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन से भी बहुत इंस्पिरेशन लिया था यहाँ के रिफॉर्मर्स ने, तो इस वजह से ये मूवमेंट्स यहाँ पर हो पाएँ। और ऑब्वियसली इस मूवमेंट में ये जो मूवमेंट्स हुए थे इन्होंने काफ़ी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाला तो था सोसाइटी में, और एक साथ भी लाए थे काफ़ी सारे समाज, अलग अलग समाज को एक साथ भी लाए थे ब्रिटिशर्स की तरफ एक फ्रंट तैयार करने के लिए। सो बिकॉज इंडिया में इतनी डिसयूनिटी थी तो सबको एक साथ लाने के लिए, एक साथ करने के लिए रिफॉर्म मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट भी थे। तो लेट अस सी एक एक करके सारे के सारे मूवमेंट्स। पहला है हमारा ब्रह्मो समाज। जो ब्रह्मो समाज था वो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लाया गया था 1828 में। ब्रह्मो समाज पहले आत्मीय सभा के नाम से जाना जाता था, जो 1815 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही इस्टेब्लिश की गई थी कैलकाटा में। बाद में जाके उस आत्मीय सभा का नाम ब्रह्मो समाज बन गया। ये जो समाज था, इसका जो मेन एम था वो था हिंदुइज़्म को प्यूरिफाई करना, क्योंकि उस वक्त का जो हिंदुइज़्म था, जो हिंदू रिलीजन था, वो बहुत ही अंधविश्वास पे बेस्ड था। उस वक्त ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस चल रही थी, सती जैसी प्रथा चल रही थी, जहाँ पर औरतों को अपने पति के साथ, अगर वो पति ख़त्म हो गया है, मर गया है, तो पति के साथ ही जलना पड़ता था उन्हीं की मिट्टी पर बैठ के। तो इस तरह के ट्रेडिशंस, बहुत सारा अंधविश्वास जा रहा था हिंदुइज़्म में। इस वजह से राजा राम मोहन ने हिंदुइज़्म को प्योरीफाई करने के लिए ब्रह्मो समाज इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि इन्होंने मोनोथीज़्म को पढ़ाया था। मोनोथीज़्म यानी कि सारे भगवान एक हैं, सारे देवी देवता, जितने भी हिंदू समाज में भी एक देवी देवताओं में बटा हुआ था पूरा समाज, तो सारे देवी देवता, सारे भगवान, हम सब एक ही हैं। और इन्होंने वेदों की पढ़ाई की थी, इन्होंने उपनिषद की पढ़ाई की थी, जो कोर हिंदू फिलॉसफी के टेक्स्ट्स हैं। इन्होंने ना सिर्फ पढ़ा था, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया था उपनिषद और वेद को। बाद में जाके इन्होंने वेदांत कॉलेज भी बनाया था 1825 में, और डेविड हारे के साथ मिलकर एक हिंदू कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट भी किया था। राजा राम मोहन रॉय को मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, और इंडियन रेनेसा का, यानी कि इंडिया के समाज का जो नवनिर्माण था, उसका इनको सबसे बड़ा हार्बिंजर बोला जाता है राजा राम मोहन रॉय को। सो ये था ब्रह्मो समाज जो राजा राम मोहन रॉय ने इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें कि इन्होंने हिंदुज़्म को प्योरीफाई करने की बात की। बाकी सारे रिलीजन्स के टेक्स्ट भी इन्होंने पढ़े थे। इन्होंने क्रिश्चियन बाइबल भी पढ़ी थी, इन्होंने और भी कुरान भी पढ़ी थी, और सारे टेक्स्ट को इन्होंने एक साथ एक बुक भी लिखी थी इन्होंने, जहाँ पे इन्होंने सारे के सारे अलग अलग रिलीजन्स के जो टेक्स्ट्स होते थे, इनके सारे अच्छे पॉइंट्स और एक साथ ये देख के कि सब में क्या क्या कॉमन है, एक बुक इन्होंने बनाई थी, जिसमें इन्होंने सारे रिलीजन को एक ही बताया था और सबका एक ही गॉड बताया था, सबके एक ही भगवान है।
नेक्स्ट जो था वो था प्रार्थना समाज। जो प्रार्थना समाज था ये आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन के साथ लॉन्च किया था 1867 में। ये जो समाज था ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट और विमेन की एजुकेशन के लिए फाइट कर रहा था कि जो उस वक्त कास्ट सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा डीप रूटेड था, इतना डीपली समाज में फैला हुआ था कि उस वक्त कास्ट सिस्टम से लड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। सो आत्माराम पांडुरंग एंड केशव चंद्र सेन, इन्होंने मिलकर कास्ट सिस्टम पे अटैक किया था और जो कास्ट सिस्टम के लूप होल्स हैं, जो इससे हो रही समाज में कास्ट सिस्टम जो लोग करते थे, जो लोग इस तरह की बात करते थे कास्ट वाली, जातिवाद, और उससे जो नुकसान होता था पूरे समाज को, क्योंकि अगर आप एक समाज को नीचे दबा रहे हो और एक समाज को बढ़ने नहीं दे रहे हो तो उससे ओवरऑल सोसाइटी का नुकसान ही, ये सब इन्होंने एक्सप्लेन किया। विमेन की एजुकेशन के लिए, औरतों की पढ़ाई के लिए इन्होंने आगे बढ़कर बोला सबसे, और विडो रीमैरिज के लिए, यानी अगर कोई विधवा हो गई है औरत तो उसको दोबारा से जीने का अधिकार है, दोबारा से शादी करने का अधिकार है। ये भी इसी समाज की, ये सारे पॉइंट्स थे जिन पे इन्होंने फोकस किया है। नेक्स्ट जो था ये था आर्य समाज। आर्य समाज इम्पॉर्टेंट है बाय दयानंद सरस्वती। सो आर्य समाज को स्टेब्लिश किया था 1824 में बाय दयानंद सरस्वती। इनका भी ये कहना था कि हिंदुइज़्म को प्योरीफाई करना, ऑब्वियसली उस वक्त जो समाज में हिंदू में जो हो रहे अंधविश्वास थे उसको सही करना, और इनका एक नारा था बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की तरफ वापस चलो। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने ज़माने में चले जाओ, बट वेद में जो ट्रुथ लिखा हुआ है, वेद में जो एक इटर्नल ट्रुथ लिखा हुआ है उसको जानना, उस ट्रुथ की तरफ रहना, ना कि उस वक्त चल रहा था करप्शन और झूठ जो चल रहा था उसकी तरफ ना जाके जो ट्रुथ, जो सच्चाई है उसकी तरफ झुकना। ये यहाँ पे बैक टू वेदास का मतलब है, यानी वेदों की तरफ वापस चलने का। नेक्स्ट जो था बंगाल में ही ये यंग बंगाल मूवमेंट था, जो हेनरी विवियन डेरोजियो, ये ऑब्वियसली हेनरी विवियन डेरोजियो वाज अ फॉरेनर जिन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था बाय जो उस वक्त का हिंदू कॉलेज था, वहाँ पे ये प्रोफेसर थे, एक टीचर थे हेनरी विवियन डेरोजियो। तो हिंदू कॉलेज के अंडर में वहाँ के जो बच्चे थे उनको इंस्पायर किया था रैशनल थिंकिंग के लिए, कि आप तर्क बुद्धि से सोचिए कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था इनके लिए, और बाकी बच्चों को भी बोला कि आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़िए, क्रिटिकल थिंकिंग करिए, क्वेश्चन करना शुरू करिए, अपने समाज में जो अलग अलग जो प्रथाएँ चली आ रही हैं जिनको आप बिना सोचे समझे फॉलो करते जा रहे हैं, आप उनको क्वेश्चन करिए। तो इस तरह की चीज़ें हेनरी विवियन डेरोजियो ने इनकरेज की थी बाय यंग बंगाल मूवमेंट। और यहाँ पे जो मेन पॉइंट था वो था लोगों में या वहाँ के बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, यानी सोचने समझने की, क्वेश्चन करने का पावर, रीज़न करने का पावर डेवलप करना। नेक्स्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट है, सत्यशोधक समाज। ये भी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट ही लॉन्च किया था बाय ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले ने 1827 से लेकर 1890 तक एक मूवमेंट चलाया, सत्यशोधक समाज इसका नाम रखा था, जिसमें कि ऑब्वियसली कास्ट से हो रहे, जो कास्ट से क्रूरताएं हो रही थी कास्ट सिस्टम की वजह से, जातिवाद, जो लोग बहुत ज़्यादा कुछ जातियों को छोटी जाति बताकर जो उनको सप्रेस कर रहे थे, उनके अगेंस्ट ये मूवमेंट चला था। तो सोशल सर्विस इनका सबसे बड़ा नारा था कि हमें सोसाइटी में सबकी सर्विस करनी, जो भी दबा कुचला है उसकी सर्विस करना हमारा धर्म है, चाहे वो कोई दलित समाज हो या फिर, और जो दलित वर्ड भी दिया गया था वो भी इसी, जो दलित वर्ड दिया गया था समाज को, वो भी इसी सत्यशोधक समाज के द्वारा ही दिया गया था। सो नेक्स्ट था सोशल सर्विस लीग। ये जो सोशल सर्विस लीग थी ये NM जोशी ने लॉन्च की थी बॉम्बे में, और इसका जो सपोर्ट था वो था, इसका जो नारा था वो था लाइफ एंड वर्क, यानी हर किसी को अधिकार है लाइफ जीने का, ज़िंदगी जीने का, ना कि गुलामी में, अंग्रेज़ों की गुलामी में नहीं, बल्कि आज़ाद ज़िंदगी जीने का और अपने मन का काम करने का। ऐसा नहीं है कि बर्थ, आपका किस कुल में बर्थ हुआ है वो डिसाइड कर रहा है कि आप क्या काम करेंगे, बट आपको आज़ादी होनी चाहिए कि आपको क्या काम करना है। ये था सोशल सर्विस लीग में NM जोशी इन मूवमेंट। फिर कुछ मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स भी देखने को मिले, क्योंकि जो मुस्लिम समाज था वो भी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, बैकवर्ड था अलॉन्ग विद अदर पीपल। तो इसलिए मुस्लिम्स को एजुकेट करने के लिए और नेशनल थिंकिंग उनमें प्रमोट करने के लिए भी कुछ मूवमेंट्स आए। उनमें से एक मूवमेंट था अलीगढ़ मूवमेंट बाय सैयद अहमद खान। तो जो अलीगढ़ मूवमेंट था सैयद अहमद खान का, इन्होंने हमेशा एजुकेशन को आगे रखा कि आप एजुकेशन के थ्रू ही आप अपने पूरे सोच को और अपने पूरे समाज को बदल सकते हो। एक एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है, पढ़ाई ऐसी चीज़ है जिससे कि आप रेवोल्यूशन ला सकते हो कंट्री में और अपनी कम्युनिटी में भी, और आप कुछ भी करके, कुछ भी अलग काम करके नहीं कर सकते हो।
तो इन्होंने पढ़ाने के लिए कॉलेज शुरू किया था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875, जो कि बाद में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया, जो आज भी बहुत फेमस है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहलाता था, जो सैयद अहमद खान ने ही इस्टेब्लिश किया था फॉर एजुकेशन। नेक्स्ट इज फराइजी मूवमेंट। ये जो फराइजी मूवमेंट था ये 1818 में हाजी शरीयत अल्लाह ने लॉन्च किया था, यानी कि इसको स्टेब्लिश किया था, इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। और इस मूवमेंट का एम था अपने रिलीजन को प्योरीफाई करना, यानी कि जो भी उस समय प्रैक्टिस कर रही थी, जो इस्लामिक बिलीफ या लाइन से नहीं थी, तो उन सबको प्योरीफाई करना, उनको सही करना, सुधारना समाज में। ये जो मूवमेंट था ये 1840 के बाद से दादू मियान के अंडर में वायलेंट मूवमेंट हो गया था। नेक्स्ट अहमदिया मूवमेंट। ये जो अहमदिया मूवमेंट था ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने लॉन्च किया था, या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने इस मूवमेंट की नींव रखी थी। और ये जो मूवमेंट था ये माना जाता है मोहम्मदन रेनेसा है, यानी कि मोहम्मदन यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, जो मुस्लिम रिलीजन था, उसका एक नव निर्माण करने का अहमदिया मूवमेंट ने काम किया था। तो ये मूवमेंट भी रैशनल थिंकिंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को ही सपोर्ट करता था, ना कि ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ रिलीजन ये सपोर्ट करता था। तो ये सारे वो मूवमेंट्स हैं जो आप पढ़िएगा। इसके अलावा भी अगर आप बहुत और भी सारे मूवमेंट्स चले हैं, तो अगर आपको उसके बारे में पढ़ना हो तो मे बी इन सम अदर वीडियो वी कैन स्टडी। इफ यू हैव लाइक द वीडियो then subscribe the channel. Thank you.